यह कहानी, जिसकी यहां चर्चा की जाएगी, दिखाती है कि किसी अजनबी के प्रति ईमानदार चिंता के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। कोई नहीं सोच सकता था कि एक आकस्मिक राहगीर के प्रति उनकी दयालुता एक छात्रा के गायब होने का कारण बनेगी। 15 वर्षीय स्टेफनी रूकबर्ग की कहानी 2002 की गर्मियों में सनी आइलैंड मायोर्का में हुई। वह जर्मन शहर लुडेनशाइड में अपने बड़े भाई के साथ पली बढ़ी। तलाक के बाद उसकी मां सिल्विया ने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया और बैलेरिक द्वीपों पर गर्मियों में स्थानांतरण की व्यवस्था की। उसने मायोर्का में एल अरेनल क्षेत्र को चुना, यह आशा करते हुए कि गर्म जलवायु और समुद्री हवा सभी को हाल के परिवर्तनों से ध्यान हटाने में मदद करेगी। इस समय सिल्विया के जीवन में एक नया साथी आया था, पीटर, जो अपने बेटे के साथ आने के लिए तैयार हो गया। सिल्विया सबसे पहले द्वीप पर गई और बच्चों को जर्मनी में दादा दादी की देखरेख में छोड़ दिया। उसे स्कूल वर्ष के अंत तक आरामदायक पारिवारिक जीवन के लिए सब कुछ तैयार करना था। ऊर्जावान महिला ने जल्दी ही नई जगह को अपना लिया और एक प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल में प्रबंधक के रूप में नौकरी भी पाली। स्टेफनी और उसका भाई छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अपना सामान पैक कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों के पहले दिन वे मायोर्का में थे, जहां सिल्विया सितंबर तक पूरी गर्मियां बिताना चाहती थी। परिवार ने 1-2 मंजिला किराए के अपार्टमेंट में प्रवेश किया। स्टेफनी के लिए यह स्थानांतरण अवसरों की एक नई दुनिया खोल दी। विशेष रूप से द्वीप की रात्रि जीवन ने उसे आकर्षित किया, जो उसकी उम्र के व्यक्ति के लिए पूरी तरह से स्वाभाविक था। वह जल्दी ही स्थानीय युवा समूह में शामिल हो गई, नए दोस्तों के साथ बार और क्लब में समय बिताने लगी और कभी-कभी कई दिनों तक घर नहीं आती थी। बेटी का यह व्यवहार सिल्विया के लिए बड़ी चिंता का कारण बना। स्टेफनी की हर देर से घर वापसी तनावपूर्ण बातचीत के साथ समाप्त होती थी। विशेष रूप से पीटर तीखी प्रतिक्रिया करता था, जिसे आराम करने के बजाय लगातार चिंतित सिल्विया को शांत करना पड़ता था। वह किशोरी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता था और सभी के लिए एक सुखद माहौल बनाने का प्रयास करता था। स्टेफनी एक कठिन स्थिति में थी, अपनी मां की आज्ञा का पालन करने की इच्छा और समान उम्र के लोगों के साथ द्वीप के निश्चिंत जीवन का आनंद लेने की इच्छा के बीच खींची हुई थी। परिवार को चिंता होने लगी। स्टेफनी समझती थी कि वह अपने व्यवहार से अपने परिवार को परेशान कर रही थी, लेकिन खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे हमेशा से साहसिक कार्यों का शौक था, फिर भी सिल्विया के मात्र तर्क उस पर असर करते थे। हालांकि इसने अस्थायी रूप से उनके रिश्ते को प्रभावित किया। कुछ दिनों तक स्टेफनी ने अपने रिश्तेदारों से मुंह फुलाए रखा, लेकिन गहराई से वह समझती थी वे केवल उसकी भलाई के लिए चिंतित थे। उसकी रुचियां वास्तव में चिंता का कारण थीं। कुछ दिनों के बाद भावनाएं शांत हो गईं और पारिवारिक माहौल गर्म होने लगा। स्वाभाविक रूप से छात्रा अभी भी अपनी सहेलियों से मिलना चाहती थी। सिल्विया को अपनी बेटी की पार्टी के उत्साह का अंदाजा था, लेकिन स्टेफनी के पास एक वाजिब कारण था। छुट्टियां समाप्त होने वाली थीं। जल्द ही वह जर्मनी लौट जाएगी और फिर से पढ़ाई में डूब जाएगी। स्कूल के बाद वह पशु चिकित्सक बनने का सपना देखती थी, इसलिए उसने अब दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति मांगी और बदले में अधिक समझदार होने और निर्धारित समय पर लौटने का वादा किया, मां के नियमों का पालन करते हुए। कई बातचीत के बाद महिला अपनी बेटी के तर्कों से सहमत हो गई। 31 जुलाई 2002 को स्टेफनी ने फिर से दोस्तों से मिलने की अनुमति मांगी। आने वाली पढ़ाई का जिक्र जल्दी ही मां को मना लिया। इसके अलावा युवा महिला ने पिछले कुछ दिनों में काफी जिम्मेदार व्यवहार किया था। अंत में उसे पार्टी करने की अनुमति दे दी गई, आधी रात से पहले लौटने के वादे के साथ। परिवार वाले उसका इंतजार नहीं करते हुए सो गए, ये उम्मीद करते हुए कि हाल के मतभेदों के बाद वह अपना वादा निभाएगी, जैसा कि वह हाल ही में कर रही थी। सुबह सुबह सिल्विया ने, जब वह बेडरूम से बाहर निकली, गलियारे के फर्श पर स्टेफनी का बैग देखा। उसने माना कि उसकी बेटी देर से लौटी थी और उत्साहित मूड में बस अपना सामान फेंक कर सो गई थी।
सिल्विया अपनी बेटी के कमरे में बैग लेकर गई और उसे देखने। हालांकि उसे एक खाली बिस्तर मिला। पता चला कि पीटर मां से पहले जाग गया था, लेकिन उसने भी अपनी बहन को नहीं देखा था। सिल्विया ने अपने बेटे को जगाया, जो भी नहीं जानता था कि स्टेफनी कहां थी। परिवार बेचैन हो गया। हालांकि स्थिति असामान्य नहीं थी। पार्टियों और देरी को लेकर मां के साथ हाल के मतभेदों से पहले स्टेफनी अक्सर दोस्तों के यहां रहती थी। पार्टी के बाद वह कभी कभी कुछ दिनों तक घर नहीं आती थी। मां को लगा कि उसकी बेटी पुरानी आदतों में लौट आई है और वह उसके लौटने पर एक गंभीर बातचीत के लिए तैयार हो गई। सिल्विया ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि वह स्टेफनी के चरित्र को जानती थी, लेकिन अपनी बेटी की अनुपस्थिति के हर दिन के साथ चिंता बढ़ती गई। एक सप्ताह की स्वतंत्र खोज के बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया। इस दौरान उसने अपनी बेटी के सभी ज्ञात दोस्तों को फोन किया, कुछ से व्यक्तिगत रूप से मिली और युवाओं और उनके माता पिता से बात की। लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि स्टेफनी कहां थी। उसे लंबे समय से किसी ने नहीं देखा था। अगस्त की शुरुआत में सिल्विया ने स्थानीय पुलिस में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की, जो एक सप्ताह से घर नहीं लौटी थी। बीते समय को देखते हुए जांचकर्ताओं ने तुरंत खोज शुरू कर दी। सबसे पहले जांचकर्ताओं ने स्टेफनी के निकटतम परिवेश से बात करनी शुरू की। उन्होंने सभी से पूछताछ की, दोस्तों और रिश्तेदारों से लेकर क्लब और बार के कर्मचारियों तक, जहां वह अक्सर अपने समूह के साथ समय बिताती थी। यहां तक कि पर्यटकों और वेटरों से भी पूछताछ की गई, लेकिन युवा महिला के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक गंभीर बाधा यह थी कि एक सप्ताह पहले ही बीत चुका था। इस समय में पूछताछ किए गए लोगों के जीवन में बहुत कुछ हुआ था। पार्टियां हर शाम बदलती रहती थीं और विवरण याददाश्त से गायब हो सकते थे। स्थानीय लोगों की यादों को ताजा करने और नए सुराग प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने स्टेफनी के परिजनों के साथ मिलकर शहर में उसकी फोटो वाले पर्चे लगाए। कुछ संकेत मिले, लेकिन वे किसी परिणाम तक नहीं पहुंचे। स्पेनिश अधिकारियों ने अपना पहला संस्करण तैयार किया, जो उन्हें तार्किक लगा। यह अनुमान लगाया गया कि स्टेफनी पार्टी के बाद उत्तेजित मूड में समुद्र तट पर गई और वहां सो गई। बीते समय और किसी भी सुराग की कमी को देखते हुए युवा महिला को सुरक्षित पाने की उम्मीदें कम हो गईं। इस पूरे समय के दौरान उसने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, न तो बैंक कार्ड का इस्तेमाल किया और न ही फोन या सोशल नेटवर्क का। अपहरण का संस्करण खारिज कर दिया गया। किसी ने फिरौती के लिए परिवार से संपर्क नहीं किया। जल पुलिस और वायुसेना को खोज में शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर ने तट और जल क्षेत्र की जांच की। परिजनों ने स्टेफनी को फिर से देखने की उम्मीद नहीं खोई। यह विचार उभरा कि वह नए परिचितों के साथ समय बिता रही थी। हालांकि सभी समझते थे ऐसे खुशहाल परिणाम की संभावनाएं न्यूनतम थीं। स्थिति अपरिवर्तित रही जब तक कि युवा महिला की मां ने अपनी जांच शुरू नहीं की। दिशाओं का चयन सीमित था और महिला ने अपनी बेटी के कमरे की गहन जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने पहले ही कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन असफल रही। सिल्विया का मानना था कि वह अपनी बेटी को दूसरों से बेहतर जानती थी, और वह सही थी। डायरियों में मार्कस नाम के एक युवक के साथ मुलाकात का एक प्रविष्टि मिली। युवक डसलडोर्फ से था और स्टेफनी की तरह गर्मियां मायोर्का में बिता रहा था। पता चला कि वे प्लाया डे पाल्मा में एक बीच पार्टी में मिले थे। यह जानकारी लापता लड़की की कई सहेलियों द्वारा पुष्टि की गई। अपनी 15 वर्षीय बेटी के कमरे की आगे की तलाशी में सिल्विया को एक कैमरा मिला, जिसमें अप्रयुक्त फिल्म थी। इसमें गायब होने से ठीक पहले ली गई तस्वीरें थीं। महिला ने उन्हें विकसित करने का फैसला किया। इस दौरान जांचकर्ताओं ने अपनी सक्रिय खोज जारी रखी। उन्हें 2 बहनें मिलीं जो उस रात स्टेफनी के साथ थीं। युवा महिलाओं ने बताया कि वे पूरी शाम बार से बार में घूमती रहीं। तीनों गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही मायोर्का में अपना समय बिता रही थीं। सहेलियां गर्मी के दिन एक साथ बिताती थीं। वे समुद्र तट पर धूप सेंकती थीं और शाम को डिस्कोथेक और स्थानीय कैफे में जाती थीं। उस यादगार शाम को भी वे तीनों समुद्र तट पर थीं। फिर वे एल अरेनल बार में गईं, जहां बहनों के पिता काम करते थे।
जांचकर्ताओं को आखिरकार जांच के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुनर्निर्मित कालक्रम के अनुसार युवा महिलाएं रात 9 बजे के करीब क्लब में आईं। पहले ही मिनट से स्टेफनी का ध्यान युवा डीजे पर केंद्रित था। स्टेफनी ने स्पष्ट रूप से संगीतकार में रुचि दिखाई और बीच बीच में उसके साथ पार्टी छोड़कर चली गई, लेकिन जल्द ही अपनी सहेलियों के पास लौट आई। आधी रात के करीब बहनें घर चली गईं, लेकिन स्टेफनी ने कार्यक्रम के अंत तक रहने का फैसला किया। वह डीजे से और संगीत सुनना चाहती थी। स्टेफनी के कैमरे की तस्वीरें महत्वपूर्ण सबूत बन गईं, जिसे सिल्विया ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया। एक तस्वीर में युवा महिला एक युवक के साथ दिख रही थी। क्लब के कर्मचारियों ने उसकी पहचान स्थापित करने में मदद की। यह व्यक्ति 19 वर्षीय डीजे मार्कस था, जो जैसा कि पता चला स्टेफनी को अच्छी तरह जानता था। जांचकर्ता बातचीत के लिए उसके पास गए। मार्कस ने स्पष्ट बेचैनी के साथ पुलिस का स्वागत किया और अनिच्छा से उन्हें अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया। बातचीत में उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में स्टेफनी के साथ शाम बिता रहा था। रात 1 बजे के करीब जब मिक्सिंग डेस्क पर उसकी शिफ्ट समाप्त हुई, वे एक साथ क्लब से निकले। शुरू में संगीतकार ने दावा किया कि युवा महिला उसके घर पर करीब 1 घंटे तक रही और फिर चली गई, लेकिन उसके शब्दों ने संदेह जगाया। अपार्टमेंट में स्टेफनी का हैंडबैग और कपड़े मिले, जो क्लब में उसके पहनावे से मेल खाते थे। ड्रेस पर अजीब बोर्डो लाल धब्बों ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। मार्कस तुरंत मामले का मुख्य व्यक्ति बन गया, लेकिन वह अपने संस्करण पर अड़ा रहा। उसकी व्याख्या के अनुसार स्टेफनी ने गलती से अपनी ड्रेस को एक लाल शराब से खराब कर लिया था और एक दोस्त के कपड़ों में बदल लिया था। यह कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन अभियोग के लिए अधिक ठोस सबूतों की आवश्यकता थी। कपड़े जांच के लिए भेज दिए गए। स्टेफनी का ठिकाना एक रहस्य बना रहा और जांचकर्ताओं ने अपना काम जारी रखा, विशेष रूप से डीजे पर नजर रखते हुए। गायब होने के 1.5 महीने बाद 20 सितंबर 2002 को पुलिस को एक स्थानीय निवासी से एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। उसने एल अरेनल क्षेत्र में एक परित्यक्त फार्म की जमीन पर एक संदिग्ध खोज की सूचना दी। पहुंचे जांचकर्ताओं ने खाली इमारत की जांच की, जहां हाल ही में अजीब गतिविधियां देखी गई थीं। अंदर कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक दुखद खोज की। स्थल पर नाइट सूट, अंडरवियर और मोजे में एक व्यक्ति था। स्थिति दृश्य पहचान की अनुमति नहीं देती थी। लापता स्टेफनी के मामले से संबंध का संदेह उत्पन्न हुआ। पुष्टि के लिए डीएनए विश्लेषण किया गया, जिसमें परिणामों की तुलना स्टेफनी की मां के नमूनों से की गई। विशेषज्ञता ने पुष्टि की यह जर्मनी की स्टेफनी थी। जांचकर्ताओं को घटना की वास्तविक परिस्थितियों को स्पष्ट करना था। डीजे की भागीदारी का संस्करण पुष्टि नहीं हुई। हालांकि उसके अपार्टमेंट में कुछ वस्तुएं मिलीं, वहां किसी घटना के संकेत नहीं थे। कपड़ों पर धब्बा वास्तव में केवल शराब का निकला। मार्कस की कपड़े बदलने की कहानी की पुष्टि सहेलियों के बयानों से हुई। वह सच बोल रहा था, लेकिन इससे जवाबों की तलाश और जटिल हो गई। इस समय तक स्टेफनी का परिवार पहले ही जर्मनी लौट चुका था। भाई ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। सिल्विया ने काम करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने स्टेफनी के करीबी माहौल की ओर गहराई से जांच करने का फैसला किया। ये मानने के कारण थे कि वह उस रात घर जरूर आई थी। आखिरकार उसका कैमरा और बैग वहां मिले थे। पीटर, मां का साथी, जो स्टेफनी के परिवार के साथ रहता था, विशेष ध्यान आकर्षित करता था। यह ज्ञात था कि स्टेफनी का व्यवहार उस आदमी को परेशान करता था। स्टेफनी की स्वतंत्र जीवन शैली से उसकी मां चिंतित थी, इसलिए वह अक्सर नाराजगी व्यक्त करता था जब वह देर तक बाहर रहती थी या बिना सूचना के पार्टियों में जाती थी। पीटर को जर्मन पुलिस स्टेशन पर एक बातचीत के लिए बुलाया गया। पहले ही मिनट से उसने स्टेफनी के गायब होने में किसी भी भागीदारी से इनकार किया। हालांकि उसके साथ बातचीत ने ही जांच को आगे बढ़ाने में मदद की। कुछ समय बाद आदमी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। पता चला कि परिवार की मायोर्का में छुट्टियों के दौरान अपार्टमेंट में एक पड़ोसी था, टॉर्स्टन, एक 40 वर्षीय जर्मन। मां ने उससे बच्चों के आने से ठीक पहले मुलाकात की थी।
वह किराया लागत कम करने के लिए उसे अनौपचारिक रूप से अपार्टमेंट में रखने के लिए सहमत हो गई। इसीलिए शुरू में इसके बारे में चुप रहा गया। यह संपत्ति की किराया शर्तों का उल्लंघन था। पीटर कानूनी समस्याओं से डरता था, लेकिन उसने जोर दिया कि किराएदार एक सभ्य, संतुलित व्यक्ति का प्रभाव छोड़ता था, जिससे किसी परेशानी की उम्मीद नहीं की जाती थी। स्पेनिश जांचकर्ता नए संदिग्ध में रुचि रखते थे। इस समय वह जर्मन शहर वुपर्टल में रहता था और उसका अतीत गंभीर चिंता का कारण था। उसके छोटे अपराधों और व्यक्तिगत प्रकृति के अपराधों के लिए पूर्व दोष थे, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी, परिवार से मिलने से ठीक पहले वह एक जेल से भाग गया था और उसकी तलाश की जा रही थी। अधिकारी उसे अत्यंत अप्रत्याशित मानते थे। टॉर्स्टन के मायोर्का छोड़ने के बाद स्पेन और जर्मनी के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अपनी शक्तियां मिला लीं। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, वह जर्मनी में अपने निवास स्थान पर नहीं मिला। निवासियों और पड़ोसियों से पूछताछ के साथ खोज शुरू हुई। जल्द ही एक 50 वर्षीय ऑटो मैकेनिक ने पुलिस से संपर्क किया। उसने बताया कि टॉर्स्टन फरवरी 2003 में एक सफेद फोक्सवैगन वैन उसके पास लाया था। ग्राहक ने एक असामान्य संशोधन का आदेश दिया। ड्राइवर केबिन के ऊपर अतिरिक्त लाइट सिग्नल की स्थापना, एक आकर्षक बॉडी पेंट और विशेष रूप से घने विंडो टिंट, जो अंदर से बाहर पूरी तरह से अपारदर्शी बना देता था। अंदर टॉर्स्टन ने सीटें हटाने और एक विशाल सोने की जगह बनाने का अनुरोध किया। मैकेनिक ने कुछ विवरण नोट किए। सबसे पहले उसे दस्तावेज मिले जो दिखाते थे कि वैन किराए पर थी। किराए की गाड़ी के नवीनीकरण में पर्याप्त धन निवेश करना अजीब लगा। दूसरा, अंदर एक संदिग्ध बैग था जिसमें विभिन्न संदिग्ध उद्देश्य की वस्तुएं थीं। हालांकि मास्टर ने उस समय इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और काम पूरा कर दिया। उसने टॉर्स्टन को तब तक फिर नहीं देखा जब तक उसने समाचारों में उसकी तस्वीर नहीं देखी। तब मैकेनिक ने उस काम के भयावह महत्व को समझा। वाहन के संशोधन और बैग की सामग्री ग्राहक के परेशान करने वाले इरादों की ओर इशारा करते थे। किराए की वैन पड़ोसी शहर में मिली। जांचकर्ताओं ने टॉर्स्टन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसने घटनाओं में अपनी भागीदारी से इनकार किया, बैग की सामग्री, वाहन और मायोर्का में अपार्टमेंट में अपने रहने के बारे में सवालों का टाल मटोल से जवाब दिया। संशोधित वाहन में उन्हें वही संदिग्ध वस्तुओं वाला बैग मिला। टॉर्स्टन उनके उद्देश्य की समझ नहीं दे सका। वहां उन्हें मैकेनिक द्वारा वर्णित वस्तुएं मिलीं। विभिन्न प्रतिबंध उपकरण, चिकित्सा तैयारियां, व्यक्तिगत वस्तुएं और फोटो सामग्री जो विभिन्न युवा महिलाओं से संबंधित थीं। वाहन में स्पेनिश लेबल वाले रासायनिक पदार्थ और एक उपकरण का नकली संस्करण भी मिला, जिसका इस्तेमाल संभवतः डराने के लिए किया जाता था। जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण विवरण सामने आया। स्टेफनी के गायब होने से ठीक पहले टॉर्स्टन ने एक फार्मेसी से क्लोरोफॉर्म खरीदा था। फार्मासिस्ट ने निश्चितता के साथ खरीदार की पहचान की। साथ ही पुलिस ने पाया कि घटना से जुड़ी वैन को चोरी के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इसने टॉर्स्टन के खिलाफ संदेह को मजबूत किया। सभी आवश्यक जांचों के पूरा होने के बाद पता चला कि स्टेफनी के शरीर में क्लोरोफॉर्म के अंश पाए गए। अभियोजन पक्ष ने इसे निर्णायक सबूत माना, जो टॉर्स्टन को सीधे घटना से जोड़ता था। जांचकर्ताओं का अनुमान था कि उसने युवा महिला को घर छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक नकली उपकरण का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने संभवतः क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया, एक शक्तिशाली बेहोश करने वाला पदार्थ जो अपराधी अक्सर बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह पदार्थ सांस लेने के बाद कुछ समय तक शरीर में रहता है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेफनी क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा से बेहोश हो गई। वाहन की तलाशी के दौरान संदिग्ध वस्तुओं वाले बैग के अलावा एक और हैंडबैग मिला, जिसमें दस्तावेज और व्यक्तिगत सामान थे। जांचकर्ताओं ने मालिक को ढूंढ लिया। 18 वर्षीय एक युवा महिला जो भाग्यवश एक बुरी किस्मत से बच गई। उसने पार्किंग में टॉर्स्टन के साथ एक आकस्मिक मुलाकात के बारे में बताया। उसने अजनबी को केवल अभिवादन किया और आगे बढ़ गई, लेकिन फिर एक अनजान वैन में जाग गई।
उसके बयान के अनुसार उस पर भी क्लोरोफॉर्म का प्रभाव डाला गया था, लेकिन खुराक गंभीर नहीं थी। युवा महिला ने बताया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। उसका सौभाग्य था कि वह जागने के तुरंत बाद भाग गई जब टॉर्स्टन वाहन में नहीं था। वह वाहन के खुले पिछले दरवाजे से भाग निकली और गायब हो गई। इन बयानों के आधार पर टॉर्स्टन पर अतिरिक्त आरोप लगाए गए। वह मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में रहा। एक परित्यक्त फार्म पर जांचकर्ताओं ने लापता स्टेफनी का ठिकाना खोजा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और अपराध तकनीशियनों ने अपराध स्थल की जांच की और कुछ अप्रत्याशित पाया। कोई यहां युवा महिला के गायब होने के 1 महीने से अधिक समय बाद रहा था। विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों ने पुष्टि की, यह टॉर्स्टन था। स्पष्ट सबूतों के बावजूद संदिग्ध ने अपनी भागीदारी से इनकार किया। स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए एक जांचकर्ता ने एक चतुर ऑपरेशन चलाया। उसे कैदी के रूप में छद्म वेश में टॉर्स्टन की कोठरी में भेजा गया। उसने जल्दी ही संदिग्ध का विश्वास जीत लिया। योजना काम कर गई। टॉर्स्टन बातूनी हो गया और सब कुछ टेप पर रिकॉर्ड किया गया। उसने स्टेफनी के गायब होने से अपना संबंध स्वीकार किया, लेकिन परिस्थितियों के एक संयोग पर जोर दिया। उसकी कहानी के अनुसार सब कुछ युवा महिला के पार्टी से लौटने के बाद हुआ। वह पड़ोसी को लंबे समय से देख रहा था और एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उस रात उसकी राय में एक उपयुक्त अवसर आया। स्टेफनी पार्टी के बाद अच्छे मूड में थी और उसके रिश्तेदार पहले ही सो चुके थे। स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने कार्रवाई करने का फैसला किया, लेकिन जब टॉर्स्टन ने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उसने उसे खारिज कर दिया। एक संघर्ष हुआ। विवरण छोड़ते हुए उसने दावा किया कि स्टेफनी पहले आक्रामक हो गई। कथित तौर पर उसने उसे केवल धक्का दिया, अपनी ताकत का अंदाजा लगाए बिना। टॉर्स्टन के संस्करण के अनुसार गिरने के बाद वह बेहोश हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उसने उसके शरीर में पाए गए क्लोरोफॉर्म के बारे में चुप्पी साधी। परिणामों से डरकर वह स्टेफनी को परित्यक्त फार्म पर ले गया। वह वहां कई सप्ताह रहा, पकड़े जाने के डर से, जब तक उसने जर्मनी भागने का फैसला नहीं किया। उसकी कहानी ने संदेह जगाया। चिकित्सकों को उसके द्वारा बताई गई कोई भी चोट नहीं मिली। आश्चर्यजनक था कि स्टेफनी के परिजनों को तुरंत संदेह नहीं हुआ जब पड़ोसी युवा महिला के साथ एक ही समय में गायब हो गया। अगस्त 2006 में घटना के 4 साल बाद अभियोजन पक्ष ने टॉर्स्टन के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए। उसे 10 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ा और अभियोजन पक्ष अधिकतम सजा पर जोर दे रहा था। बचाव पक्ष ने प्राप्त स्वीकारोक्ति की वैधता को चुनौती दी और दावा किया कि यह हेरफेर के माध्यम से प्राप्त की गई थी। इसके अलावा वकील ने एक अप्रत्याशित संस्करण पेश किया कि स्टेफनी के शरीर में क्लोरोफॉर्म के अंश घटना के बाद अचानक दिखाई दिए। इस सिद्धांत की स्पष्ट असंभावना के बावजूद जांचकर्ताओं को इसकी गहन जांच करनी पड़ी। आगे की जांच ने संयोग के संस्करण को पूरी तरह से खारिज करने की अनुमति दी। अपराध विशेषज्ञों ने पाया कि क्लोरोफॉर्म की सांद्रता आकस्मिक संपर्क की तुलना में काफी अधिक थी। उनकी राय में अपराधी ने स्टेफनी को पुलिस से संपर्क करने से रोकने के लिए जानबूझकर पदार्थ का इस्तेमाल किया था। अभियोजन पक्ष ने जोर दिया कि टॉर्स्टन की स्वीकारोक्ति कानूनी तरीके से प्राप्त की गई थी और आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती थी। मनोचिकित्सीय मूल्यांकन ने आरोपी में एक असामाजिक व्यक्तित्व विकार और मजबूत नार्सिसिस्टिक लक्षण पाए। बचाव पक्ष ने आरोपी के कठिन बचपन का हवाला देते हुए दया की मांग की। उसके माता पिता उसके जन्म के तुरंत बाद अलग हो गए। बचपन के वर्ष एक प्रतिकूल वातावरण में बीते, जहां आक्रामक सौतेले पिता बदलते रहते थे। अंत में मां ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। इसके बाद पालक परिवारों की एक श्रृंखला, लगातार स्थानांतरण और स्कूल बदलना, यह सब उसे किसी के साथ स्थिर संबंध बनाने से रोकता था। टॉर्स्टन के न तो करीबी रिश्तेदार थे और न ही दोस्त। जैविक मां केवल कभी कभार उसके जीवन में दिखाई देती थी, फिर गायब हो जाती थी। वकील ने दावा किया कि ऐसे बचपन ने शुरुआती वर्षों से ही टॉर्स्टन के मनोविज्ञान को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
उसे कभी नहीं पता चला कि ईमानदार देखभाल और मातृ पितृ प्रेम का क्या मतलब है, जो अंततः एक असामाजिक व्यक्तित्व के विकास का कारण बना। नए समुदायों में वह हमेशा एक बाहरी व्यक्ति बना रहा। स्कूल में सहपाठियों के साथ लगातार समस्याएं थीं। उसका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था, जो अनिवार्य रूप से संघर्षों की ओर ले जाता था। पहली सुनवाई के बाद अदालत ने 44 वर्षीय टॉर्स्टन के लिए 10 साल की जेल की सजा तय की, अधिकतम संभव सजा। हालांकि बचाव पक्ष फैसले से सहमत नहीं था और वकील को मामले की समीक्षा कराने में सफलता मिली। नए मुकदमे में न्यायाधीश ने आरोपी की गैर कानूनी तरीके से प्राप्त स्वीकारोक्ति को सबूतों से बाहर कर दिया। फिर भी अंतिम फैसला और भी कठोर था, 11 साल की जेल। जूरी ने उसे जानबूझकर की गए कार्यों का दोषी पाया, जिनके कारण युवा महिला के लिए दुखद परिणाम हुए। सबूत नष्ट करने के प्रयास के लिए एक अतिरिक्त वर्ष जोड़ा गया। अभियोजन पक्ष ने इस बात के ठोस सबूत पेश किए कि अपराधी ने युवा महिला की उसके अपने अपार्टमेंट में घात लगाई। वह घर आई और सोने की तैयारी करते समय अपना नाइट सूट भी पहन लिया। उसके बाद की घटनाओं ने अटल परिणाम दिए। इसके बाद अपराधी युवा महिला को एक नजदीकी फार्म पर ले गया, जहां वह पकड़े जाने के डर से 1 महीने से अधिक समय तक उसके पास रहा। पूरे समय वह सक्रिय रूप से खोज अभियानों में भाग लेता रहा, लगभग सभी खोज दलों में शामिल हुआ और लापता लड़की के परिवार की मदद की। स्पष्ट रूप से वह इस तरह खुद से संदेह हटाने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी तक युवा महिला के रिश्तेदारों को यह भी पता नहीं था कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को आश्रय दिया था जो दूसरे देश की जेल से भागा था। अतीत में उस पर कई अवैध कब्जों और एक अन्य युवा महिला के साथ एक घटना का आरोप लगाया गया था, जिसमें क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया गया था। जेल में टॉर्स्टन ने आदर्श व्यवहार दिखाया, यहां तक कि जेल के पादरी की भी मदद की। पिछली घटना के लिए उसे परिवीक्षा की सजा मिली। 11 साल की जेल की सजा पूरी करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। स्टेफनी का परिवार कड़ी सजा की मांग कर रहा था और फैसले की नरमी से निराश था। यह राय स्पेनिश और जर्मन पुलिस अधिकारियों ने भी साझा की, जो संयुक्त जांच में शामिल थे। वे टॉर्स्टन को एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति मानते थे और उनकी राय में स्टेफनी के साथ की घटना और अन्य युवा महिलाओं के साथ के मामले केवल समय का सवाल थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार टॉर्स्टन आज जर्मनी में रहता है, लेकिन उसका सटीक स्थान और नाम अज्ञात है और उसकी तस्वीरें सीलबंद हैं। अब तक किसी भी घटना में उसकी भागीदारी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।